किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र स्वदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज ये स्नेह और सौहार्द का त्यौहार मना रहा है। हाँ, और अब तो आज तो प्रकृति भी खूब सारा स्नेह आपके लिए बरसा रही है। लेकिन इस पानी का सदुपयोग कीजिए, जल का संचय कीजिए और अतिरिक्त जल निकास ज़रूर से खेतों से कीजिए। साथ ही ये जो भाईचारा का त्यौहार है, पूरा देश एकात्म हो, सब मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और मित्रों, यह कार्यक्रम आज विशेष रूप से एक ऐसी पशु बीमारी के बारे में है जो हालांकि अभी प्रदेश की सीमाओं पर सिर्फ दस्तक ही दे रहा है। अभी इसका विशेष प्रकोप तो नहीं हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि बरसात का मौसम है और अगर हमें जुकाम भी होता है तो इसे फैलने में देर नहीं लगती। तो अगर ये वायरस बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है और मौसम बरसात का है, तो हमें चिंतित तो नहीं लेकिन सावधान होने की ज़रूरत तो है। क्या है ये बीमारी, कैसे करेंगे इसका उपचार, इस पर हम बातचीत करेंगे आज की हमारी मेहमान डॉक्टर उमा कुमरे जी के साथ, जो कि अतिरिक्त उप संचालक हैं पशुपालन संचालनालय भोपाल में आप कार्यरत हैं। इनसे बातचीत होगी। आप भी इस बातचीत से जुड़ना चाहेंगे तो फ़ोन नंबर आपको पता ही है, एक बार और दोहरा देते हैं, 0755-266-0049 और 1800-233-0040 फ़ोन कीजिएगा। और आपके क्षेत्र में तो कहीं ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा भी अगर आपके पशुओं में कोई भी ऐसे असामयिक लक्षण हैं, इस तरह का कुछ लक्षण दिखाई दें जो कि किसी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं, तो ज़रूर से फ़ोन घुमा लीजिएगा। आज हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत जी। नमस्कार। जैसे कि हमने कहा कि एक अनहोनी जब आती है तो चिंताएं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन इससे पहले कि ये हमारे ऊपर आक्रमण करें, हम इसके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं। ये जो लंपी स्किन डिसीज़ नाम की बीमारी है, ये क्या है, क्या लक्षण है और किस तरीके से किसानों को परेशान कर सकती है पशुओं के दुख के रूप में? जी, जैसा कि सुदेश जी ने बताया, लंपी स्किन डिजीज़ जो है पशुओं में होने वाला एक विषाणुजन्य रोग है जिसमें पशु को तीव्र बुखार आता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि अगर हमारे पशु को लंपी स्किन एक बार हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में जाके लंबे समय में इसका जो दूध उत्पादन क्षमता है वो घट जाती है। लगभग 10 से 20% दूध आपके दुधारू पशु जो 8 लीटर दूध दे रहे थे वो लगभग 6 लीटर पर आ जाते हैं। तो पशुओं को आर्थिक नुकसान की संभावना है। हमारे पशुओं की क्वालिटी, उनके जो उत्पादन क्षमता है को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस रोग को गंभीरता से लिया जाना बहुत आवश्यक है। चलिए, ये तो आपने कहा कि दूध को प्रभावित करते हैं, पशुओं को कमज़ोर करते हैं और विकृति पैदा करते हैं। जी। तो लेकिन दूध तो जब भी कोई पशु बीमार होता है, चाहे उसको बुखार आए, चिचड़ी फीवर आए या थनैला रोग हो जाए या FMD हो जाए, कुछ भी हो, सबसे पहले उसका दूध का जो है उसका लैक्टेशन प्रभावित होता है। जी। ये बीमारी किस तरीके से उन बीमारियों से अलग है? सबसे पहले तो क्योंकि विषाणुजन्य रोग है, बहुत तीव्रता से फैलता है। अगर एक पशु आपकी गौशाला में इस रोग से पीड़ित है और आपके गौशाला में मक्खी मच्छर हैं, क्योंकि ये जो रोग है जो भी हमारे खून चूसने वाले परजीवी हैं, मक्खी मच्छर, इनके माध्यम से बहुत तेज़ी से फैलता है। तो अगर क्योंकि विषाणुजन्य रोग भी है और साथ ही साथ में परजीवी भी इसको फैला रहे हैं, तो रोग फैलने की संभावना बहुत अधिक है। और क्योंकि विषाणुजन्य रोग है तो ऐसा इसका उपचार नहीं है। जो भी लक्षण पशु में आते हैं उसके हिसाब से पशु को उपचारित करना आवश्यक है। इस तरह से ये विषाणुजन्य है, बहुत तेजी से फैलता है और लंबे समय तक इसका प्रभाव पशु की उत्पादन क्षमता पर बना रहता है। इस तरह से ये रोग ज़्यादा गंभीर। डॉक्टर साहब, अगर हम लक्षण की बात करें तो क्या कुछ ऐसे स्पष्ट लक्षण हैं जिससे हम पहचान लें कि ये बीमारी लंपी स्किन डिसीज़ ही हो सकती है? जी, शुरुआत में तो 4-5 दिन तो पशुपालकों को पहचान करना भी मुश्किल होगा। बहुत बारीकी से देखने पर आप पाएंगे कि आपके पशु का तापमान बढ़ा हुआ है, उसमें बुखार के सारे लक्षण होंगे। पशु खाना पीना कम कर देगा। ये देखिए हमारे और देख रहे हैं हम ये पशु, जैसा कि आप अभी मॉनिटर पर देख पा रहे हैं, ये गाय के स्किन पर ये जो
धब्बे दिख रहे हैं, ये तो त्वचा पे लगभग 2 से 4 मिलीमीटर के जो नोड्यूल्स रहते हैं, ये इस तरह से पशु की पूरे शरीर पर उत्पन्न हो जाते हैं और कई बार ये पशु के गले के अंदरूनी हिस्सों में भी दिखाई देंगे, जिससे कि पशु खाना पीना छोड़ देगा और ये पूरे शरीर में पशु के आपको लक्षण दिखाई देंगे। कभी कभी इस पर पस भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले बड़ी माता होती थी जी, पॉक्स जो आप चेचक, कहते हैं जिसको जी। चेचक होते थे, तो क्या वो इस तरह के लक्षण इसमें नहीं आ रहे हैं? जी, ये इसी तरह का लक्षण है क्योंकि पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है जी। और जो लंपी स्किन डिजीज है वो भी पशुओं में एक तरह का पॉक्स रोग ही है। जी। बल्कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं गुजरात और राजस्थान में जो पॉक्स, कैप्री पॉक्स, गोट पॉक्स का टीकाकरण है, क्योंकि ये एक नया रोग है इसलिए गोट पॉक्स का वैक्सीन लगाने पर भी इसका निदान पाया गया है। तो इस तरह से ये उसी तरह का मिलता जुलता रोग है जो गोट पशुओं पॉक्स में है। मतलब बकरी का चेचक? जी, बकरियों का चेचक। तो ये हम देख रहे हैं कि ये भैंस और गाय में स्पेशली हो रहा है कि ये छोटे जानवरों को भी जी, कवर कर रहा है? दुधारू पशुओं में अधिक हो रहा है, ये गाय और भैंसों में ही अधिक है। अच्छा, क्या कोई विशेष उम्र के पशु में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं? ऐसे सभी पशु जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और जो अभी उत्पादन क्षमता पर अधिक है, जो ज़्यादा दूध दे रहे हैं और अगर किसी दूसरे कारणवश जैसे ट्रांसपोर्टेशन से या मौसम के कारण या आपने संतुलित आहार नहीं दिया, अगर किसी भी तरह से अगर पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उन सभी पशुओं के लिए ये संभावना बनती है कि ये LMP उनको प्रभावित करे। तो ये तो बड़ी ख़राब सी बात हो गई कि जो बढ़ती उम्र के पशु हैं जी, और जो नई उम्र की माँ हैं, जल्दी अभी उनका जी। शुरू हुआ है, बच्चा पहली बार दिया है, उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो यानी उनकी तो पूरी उम्र ही ख़राब कर दी। एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि 4 से 6 महीने तक इसका असर उस पशु पर रहता है, उसकी उत्पादन क्षमता पर रहता है, तो निश्चित ही पशु मालिकों की आर्थिक नुकसान की संभावना ज़्यादा। डॉक्टर साहब, अभी वैसे तो मध्य प्रदेश ईश्वर की कृपा से बचा हुआ है और बहुत कम क्षेत्र में ही ऐसे जी। लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन इसकी व्यापकता को समझने के लिए, इस रोग की विशालता को समझने के लिए क्या हम कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? जैसा कि अभी ये जो है रतलाम के कुछ गांव में इसके लक्षण देखे गए हैं और उज्जैन संभाग में ही है ये प्रचलित, लेकिन रोग की संभावना देखते हुए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जी। पूरे राज्य स्तर पर इसके लिए अलर्ट जारी है, क्योंकि अगर किसी एक गांव में या किसी जिले में इस तरह के रोग के लक्षण होते तो हमको उस जिले का आवागमन प्रतिबंधित करना होता है पशुओं को। क्षमा करेंगे, जी। बद्रीलाल धाकड़ ये शाजापुर नलखेड़ा के हमारे किसान भाई हैं, जी। नियमित हमारे दर्शक हैं, हमसे बात करेंगे। बद्रीलाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जानना चाहेंगे आपका प्रश्न। धाकड़ जी बोलें। हाँ सर, हमारा यह प्रश्न है कि अपन जो पशुओं को जो हरा चारा खिलाते हैं उसमें कई प्रकार के कीट कीड़े मकोड़े उनको पशुओं के चारे के साथ खाने में आ जाते हैं, क्या इससे भी बीमारी होती है? धाकड़ जी, आपने जो प्रश्न किया कि पशु चारे के साथ अगर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो नहीं, ये विषाणु से होता है और अगर एक पशु जो बीमार है उसका जूठा चारा अपने दूसरे स्वस्थ पशु को खिलाया तब बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कीड़े या चारे में कुछ आने से इसकी संभावना नहीं है। और वो भी अगर संक्रमित पशु है, जी, उसका बिल्कुल। चारा तो बिल्कुल जी। बचाना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो क्या हम एज ए होल अगर हम कहें कि ये भी एक बचाव है कि जब पशु कोई संक्रमित दिखाई दे या उसमें कोई लक्षण दिखाई दे, इसी नहीं किसी भी बीमारी के, जी, तो क्या हम उस पशु को दूर कर दें? बिल्कुल, निश्चित ही सावधानी ही बचाव है। अगर आपको लगता है कि अभी इस मौसम में आपके पशु के शरीर में किसी तरह के लाल दाने आ रहे हैं, कुछ चकत्ते आ रहे हैं, कुछ नोड्यूल्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल पहली ही सावधानी में उस पशु को, संक्रमित पशु को अपनी गौशाला में अलग कर दें, उसका चारा पानी अलग करें और उसके बर्तन का भी आप उपयोग दूसरे पशुओं के लिए ना करें। डॉक्टर साहब, ये जो गठाने सी दिखाई दे रही हैं, ये जो आपने अभी दिखाया है, दाग धब्बे दिखाई दिए, जी, ये चमड़ी की कितनी अंदर तक चले जाते हैं? एक अनुमानन, चूंकि नई बीमारी है तो अभी तो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ ये होगा। तो चमड़ी पर अभी तो सुपरफिशियल ही है और चमड़ी पर निशान इसके बनेंगे और 2 से 4 सेंटीमीटर के, जैसे मैंने बताया, नोड्यूल्स जो रहते हैं एक हार्ड गठान की तरह से बन जाते हैं और पूरी शरीर पर इसका प्रकोप रहता है और पशु को बहुत इरिटेशन, खुजलाहट होती है, पशु को तेज बुखार आएगा, उसका दाना पानी कम हो जाएगा और पशु कमज़ोर होते चलता है। देखो, आपने नाम लिया कि रतलाम एक क्षेत्र है जहाँ कुछ जगह पर लक्षण देखे जा रहे हैं। रतलाम के हमारे किसान भाई अशोक मेहता जी जुड़ रहे हैं
और चूंकि ये मैत्री गो सेवक हैं जी। तो इनसे हमको सही मैदानी रिपोर्ट मिल सकती है। अशोक मेहता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, क्या कुछ ऐसे पशु दिखाई दिए हैं आपको जिनमें इस तरह के असामान्य से लक्षण हैं? यस सर, ये तो देखे गए हैं। जैसे फफूले होना, खाना पीना बंद करना, बैठना, पैरों में सुजाना, ऐसे पशु दिखा गए हैं। पैरों में सूजन भी है और कितनी ऐसी खाना गौशाला पीना बंद है, जी जी। और पशु अस्वस्थ है, मतलब सुस्त रहता है और शरीर पे फफूले पड़ गए हैं। अच्छा, तो ऐसे कितने गांव में आपने ऐसे लक्षण देखे हैं? सर यहाँ पर पिछलोरा प्लाट में मान के चलो कि लगभग आधे गांव में हो चुके हैं सर। आधे गांव में हो मतलब चुके हैं। 51 गांव की मिला के चलो तो 25 गांव में ही है। क्या आपने पशु चिकित्सालय में या पशु चिकित्सकों से इसके लिए संपर्क किया है? यस सर। अच्छा, उन लोगों ने क्या अभी तक आपको ट्रीटमेंट दिया है? क्या सलाह आपकी उनके लिए? उन्होंने दिया है कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाओ, 10% का इंजेक्शन लगाओ, फिक्स सप्लीमेंट गोली चलने दो, और आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन आता है वो लगा। और इसके साथ साथ जैसे अपन मक्खी के लिए फिश करी का उपयोग करो, और नीम की पत्तियों की धुआं लगा होगा तो जलाओ। अच्छा मक्खी के लिए, हाँ सर। और हल्दी वाला लेप लगा दो। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सावधान रहें। आप चूंकि मैत्री गो सेवक हैं, आपका फर्ज है कि आप दूसरे गो सेवकों को, गो पालकों को सचेत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मित्रों, ये दूरदर्शन केंद्र भोपाल तत्काल रूप से इस पर एक्शन लेते हुए इस तरह की बीमारियों की सूचना मिलते से ही ये कार्यक्रम आपके लिए विशेष रूप से प्रसारित कर रहा है। और इसमें जो जानकारी दी जा रही है, डॉक्टर उमा कुमरे हमारे साथ हैं। बहुत सावधानी से इन जानकारियों को सुने और अपने पशुओं को बचाव के लिए सारे उपाय ज़रूर बताएं। साथ ही आपको जो कंट्रोल रूम का नंबर आपके टीवी सेट पर दिखाई दे रहा है, मैडम आप भी बता दें। जी, ये लंपी स्किन डिजीज के लिए संचालनालय पशुपालन विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम एक स्थापित किया गया है, जिसका नंबर है 0755 भोपाल का कोड जी 0755 जी 0755 जी 2767583 2767583 27 675 जी। इस नंबर पर तत्काल ही सूचित करें। उसमें आप संकोच ना करें। आपको तत्काल यहाँ से सहायता मिली जाएगी, आपको सलाह दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा दल भी आपको मुहैया करवाया जाएगा। डॉक्टर साहब, जी यही बिल्कुल है ना? जी, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पर आपको सूचित करने पर त्वरित पशु चिकित्सा विभाग की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ आपके क्षेत्र को प्रतिबंधात्मक रूप से जो भी आवश्यक सावधानी विभाग के द्वारा की जानी है ताकि रोग फैले ना। किसी जगह पर अगर ये रोग हुआ है तो 10 किलोमीटर तक की जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको हमारे विभाग द्वारा सावधानी से मॉनिटर करके उपचारित किया जाएगा। इसलिए त्वरित तौर पर तत्काल इस पर सूचना देने की कृपा करें। डॉक्टर साहब धन्यवाद। और एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद फिर से हम हाजिर होंगे किसान भाइयों के लिए। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमा कुमरे जी से, जो कि हमको बता रही हैं एक नई मुसीबत के बारे में जो पशुओं को लेकर हो रही है।
ब्रेक पर जाने से पहले हमने इस बीमारी के लक्षण के बारे में चर्चा की थी और कुछ उस प्रभावित क्षेत्र के किसानों से भी बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं जहां पर ये बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में विनोद पाटीदार जी, ये भी रतलाम जिले के किसान हैं और ये हमको सूचना दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। विनोद पाटीदार जी, कार्यक्रम में स्वागत आपका। अपने गांव का नाम भी बताइए और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप अपने क्षेत्र में। सर हमारे इधर तो अभी ठीक है कंडीशन, बाकी रतलाम के पास में सेमजा गांव है। जी हेलो, हाँ जी बोले। रतलाम के पास सेमजा गांव है, वहाँ पे कुछ गायों का प्रकोप है इसमें गायों में जी। बाकी हमारे जावरा के पास आसपास में अभी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके आसपास नहीं है लेकिन आपके करीब में ही कोई गांव है जहां पर आपने ये लक्षण देखे हैं? नहीं सर, हमारे आसपास गांव में ऐसा नहीं है। हाँ जी जी जी। तो जहां कहीं भी आप लक्षण देख पा रहे हैं, किस तरह के लक्षण आपने देखे हैं पशुओं में? पशुओं में जैसे सर उनके पूरे शरीर पे छाले टाइप हो रहे जैसे, तो वो ऑटोमेटिक छाले हो रहे, उसके बाद ऑटोमेटिक उनमें घाव हो रहे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। और आप भी अपने संपर्क के किसान भाइयों को सचेत रहने के लिए कहें। और अब हम वहीं केवी के जावरा में, रतलाम जिले का ही जो केवी के है, वहाँ पर भी एक पशुपालन विषय के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील कुमार। उनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, अशोक मेहता जी ने भी बताया, रतलाम जिले के रियावान गांव के किसान भाई थे, विनोद पाटीदार जी ने बताया, मतलब कहीं कहीं तो लक्षण दिखाई देने लगे हैं जी। तो क्या हमें ये चौकसी बढ़ा देना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे राज्य में प्रवेश कर चुका है और रतलाम के कुछ गांवों में स्पष्ट तौर पर इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। इसलिए सावधानी के तौर पर हम सभी को इस रोग के लक्षण को पहचानना और इस लक्षण पे होने पर होने वाली सावधानियों को जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आपके पशु इस रोग से बचे रहें। तो सबसे पहले तो रोग की पहचान। जी, जब आपने पहचान लिया कि वाकई में ये रोग, ये लंपी स्किन डिसीज है, चमड़े पर होने वाली बीमारी है, तो हमें तुरंत ही पशु चिकित्सक को संपर्क करना जी पड़ेगा। निश्चित ही सबसे पहले आप अपने पशु चिकित्सक का संपर्क करें। प्राथमिक सावधानी के तौर पर उस पशु को बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग करें, उसको पीने के लिए गर्म पानी दें और प्राथमिक उपचार के तौर पर हमारे पशुपालक भाई नीम, हल्दी का, तुलसी का पेस्ट उन घावों पर, छालों पर लगा सकते हैं। पशु को सुविधाजनक साफ सफाई वाले स्थान पर रखें। अपनी गौशाला में मक्खी और मच्छरों के निकासी या उनके ना फैलने के लिए जो है फिनाइल का लगातार उपयोग करें। फिनोप्थलीन उपयोग कर सकते हैं, फॉर्मेलिन, या नमक के घोल से भी अपनी गौशाला को साफ कर सकते हैं हम। और शाम को धुआं, जैसे हमारे गांव में जो प्रचलन है गौशाला में शाम के समय धुआं करने का, तो हमको अपने पशुओं को मक्खी, मच्छर और नमी से बचाना बहुत ज़रूरी है। और मक्खी मच्छर से, नमी से बचाना तो हर बीमारी के लिए डॉक्टर साहब जरूरी है, क्योंकि बरसात का मौसम है, वो बीमारी फैलते देर नहीं लगती। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के लिए सचेत सब है, आप लोगों के विभाग के ज़रिए और कृषि विभाग के ज़रिए, पशुपालन विभाग के ज़रिए ये सूचनाएं लगातार पहुंचाई जा रही हैं। और इसी सिलसिले में जावरा में जो कृषि विज्ञान केंद्र है रतलाम जिले में, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो किसानों को क्या बता रहा है, क्या उनका ऑब्जर्वेशन है, उस पर हम जान लेते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत। हम जानना चाहेंगे जी जी ग्राउंड सिचुएशन से आप हमें कृपया अवगत कराएं। जी, हमने इसके लिए जो है हमें इंफॉर्मेशन में सूचनाएं मिली कि राजस्थान और यहाँ गुजरात के इस प्रदेशों में बहुत ज्यादा लंपी का प्रकोप हो गया है जी। तो उसके बाद से फिर हमने किसानों को लगातार एडवाइजरी अपने के माध्यम से वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के माध्यम से किसानों को एडवाइजरी जारी की कि लंपी से किस तरह, लंपी का कारण क्या है, लंपी के रोग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। फिर उसके बाद जब हम लक्षणों को पहचान जाएंगे तो संक्रमण से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं जिससे हम अपने पशुओं को बचा सकें, क्योंकि ये जो रतलाम का जिला है ये राजस्थान और गुजरात दोनों के बॉर्डर में स्थित है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा प्रकोप आने की संभावना है। तो हमने पहले से ही किसानों को समय समय पे एडवाइजरी जारी की है कि किसान भाई अपने पशुओं को कैसे लंपी स्किन डिजीज से बचा सकें और उसके उपाय क्या हैं। फिर उपाय, अगर जानवर अगर पीड़ित भी हो जा रहा है किसान भाई जी तो उसका उपचार क्या है, क्योंकि अभी तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी थी, लेकिन
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रिए जो है ये प्रचार प्रसार का कार्य जारी रहेगा और हम अपने अपने प्रदेश को और अपने क्षेत्र को प्रिवेंट करने में सफल हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि बाहरी स्टेट से, गुजरात से, राजस्थान से ये आ रहा है, तो क्या हमको पशुओं का माइग्रेशन यानी आवक जावक रोक देना चाहिए? जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें अभी दोनों राज्यों से हमारा आवागमन प्रतिबंधित है। इसमें अभी हम पशु खरीदने के लिए हमारे यहाँ रोक लगी हुई है, और जिस भी गांव में, जिस भी क्षेत्र में ये रोग होते हैं, उस पर्टिकुलर गांव, उस क्षेत्र से पशु मेला, पशु हाट, पशु बाजार नहीं लगाए जाने हैं। ये सभी प्रतिबंधात्मक उपाय मध्य प्रदेश शासन और पशुपालन विभाग के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, ताकि ये इस रोग को हम अपने प्रदेश में हरा सकें। डॉक्टर साहब, इस रोग की गंभीरता की अगर हम बात करें तो हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त की है जी। और किसानों को सावधान रहने को कहा है। मुझे लगता है कि आपके विभाग को भी विशेष निर्देश प्राप्त हैं। जी, तो मध्य प्रदेश शासन ने 2-3 दिन पहले ही, जैसे ही रतलाम जिले में इसके प्राथमिक लक्षण पाए गए थे, तात्कालिक तौर पर मध्य प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है, और गुजरात और राजस्थान से आवागमन, पशुओं के आवागमन पर प्रतिबंध है। डॉक्टर साहब, एक एश्योरेंस हम आपसे चाहेंगे कि ये पशु पालकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, वो इससे दूर ना भागें कि कहीं पशुओं को बिल्कुल छुट्टा छोड़ दें। नहीं, इसमें क्योंकि पशुओं से ये रोग मनुष्यों में नहीं फैल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते में पशु के लक्षण कम हो जाते हैं, बेशक इसमें दूध उत्पादन क्षमता कम होती है, लेकिन हमारे पशु को ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि हम अपने पशुओं को लावारिस छोड़ दें। अगर हम अपने पशुओं का सही समय पर इलाज करते हैं, संतुलित आहार देते हैं, तो कुछ समय बाद आपका पशु अपनी बेहतर उत्पादन क्षमता पर वापस आ जाएगा। इसलिए अपने पशुओं का सावधानी से ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, बहुत खास बातें क्या हैं इस रोग को फैलने से बचाने के लिए? सबसे पहली बात, जैसे ही किसी पशु में लक्षण उत्पन्न हो, उस पशु को तत्काल अलग करें। अपनी गौशाला में साफ सफाई का ध्यान रखें। मक्खी और मच्छरों के लिए उपयोग जो भी सावधानी है वो करें। और अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपकी गौशाला में लंपी स्किन का प्रकोप हुआ है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। तत्काल पशुपालन विभाग की, पशु चिकित्सक की संपर्क करें और हमारे राज्य कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़े रोग से बचाव के लिए सावधान रहने के जो सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है कि किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी हैं। गौशालाओं को ज़रूर से सूखा रखें, मच्छर मक्खियों से बचा के रखें, किलनियों से बचा के रखें, क्योंकि यही तो सबसे बड़े प्रसारक होते हैं जी। तो आज फिर से आपको एक बार रक्षाबंधन की बधाई। और 13 तारीख से अभियान शुरू हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर घर तिरंगा ज़रूर लहराइएगा। और हम आपसे विदा लें, इससे पहले खबरें खेती की यानी कृषि समाचार सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और किसान भैया नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। प्राकृतिक खेती कार्यशाला, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड डॉक्टर अशोक पात्रा को, हाइड्रोपोनिक्स जलीय कृषि, MSP पर कमेटी का गठन और कृषि वानिकी पद्धति। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि विभाग आत्मा द्वारा कार्यशाला का आयोजन ग्राम रोला विकासखंड जावरा में रखा गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CR कांठवा द्वारा कृषकों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जीवामृत बनाने संबंधित प्रायोगिक विधि को बताया गया। इसको बनाने के लिए गोबर 10 किलो, गौमूत्र 10 लीटर, गुड़ 2 किलो, बेसन 2 किलो, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 से 2 किलो आदि सामग्री को 200 लीटर ड्रम में डालकर लकड़ी के डंडे की सहायता से घड़ी की दिशा में 5 से 10 मिनट तक चलाएं। उक्त संपूर्ण घोल 3 दिनों में तैयार हो जाएगा। इस मिश्रण को हमारे खेत में स्प्रे करने से जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे खेत की भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होगी। एवं निमास्त्र बनाने का भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के श्री N.K. क्षारी, श्री A.K. कुशवाहा एवं कृषि विस्तार अधिकारी के साथ अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बड़ायला माता गांव के लगभग 45 किसानों ने हिस्सा लिया। रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड से सम्मानित। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के डॉक्टर A.P. शिंदे सभागार में संपूर्ण भारत से 92 पुरस्कार विजेताओं समेत
4 प्रमुख श्रेणियों में 15 पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर भारत के एक उल्लेखनीय मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक पात्रा, निदेशक भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल ने कृषि विज्ञान के प्राकृतिक संस्थान प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रतिष्ठित रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। अपने 3 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाइड्रोपोनिक्स जलीय कृषि औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के दौर में जहां एक ओर मानव ने असीमित प्रकृति की है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति की अनदेखी भी की है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और घटते प्राकृतिक संसाधन और विघटित होती जोतों के कारण वे दिन अब दूर नहीं जब कुछ पौधों और फसलों को हम पुस्तकों और चित्रों में ही देख पाएंगे। साथ ही इस बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति की जिम्मेदारी भी इन सीमित संसाधनों के ऊपर ही निर्भर है। इस विषम परिस्थिति में कृषि के ऐसे स्वरूप हैं जिसमें संसाधनों की कम से कम आवश्यकता हो, जिसमें फल, फूल, शाक, भाजी एवं औषधि फसलों का उत्पादन खेत की अपेक्षा भवनों की लंबवत लगाई गई ट्रे या थाल, लंबवत झुकाव वाली सतहों या अन्य एकीकृत संरचनाओं में विभिन्न संवर्धनों के माध्यम के द्वारा किया जाता है, जिसे जलीय कृषि कहते हैं। तो आइए इस कृषि की जानकारी लेते हैं अरविंद धाकड़ से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अरविंद धाकड़ है और मैं गांव रियावन, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम का रहने वाला हूं। और 2014-15 से हम लोग हाइड्रोपोनिक खेती पे काम कर रहे हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये एक तरह से हाइड्रोपोनिक टेक्निक का एक पार्ट है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक मतलब बिना मिट्टी की खेती। और ये जो टेक्निक है ये हम लोगों ने इजराइल से सीखी है। हम लोग 2014-15 में इजराइल गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा ये कॉन्सेप्ट देखा और समझा और हमारे फार्म पे रियावन में इसको अप्लाई किया। तो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो होती है ये उन किसानों के लिए जरूरत होती है इसकी जिनके पास जमीन कम होती है या जिनके पास पानी की समस्या है। आज जैसे कि हमारे पास जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न की आने वाले टाइम में और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे टाइम में कम जमीन में हम लोग किस तरह से उत्पादन को बढ़ाएं। तो ये टेक्निक में हम लोग वर्टिकल फार्मिंग करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और हम लोग इस टेक्निक से सारी सब्जियां, मतलब जो रेगुलर सब्जियां होती है, टमाटर, मिर्ची, बैगन या शिमला मिर्ची, खीरा, ककड़ी, वो सारी चीजें हम लोग इस टेक्निक का उपयोग करके आसानी से लगा सकते हैं और एक कम जगह में नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एमएसपी पर सुझाव के लिए कमेटी का गठन। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और किसानों की अन्य मांगों पर विचार के लिए कमेटी गठित की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये कमेटी जीरो बजट कृषि को बढ़ावा देने का पैटर्न बदलने पर और एमएसपी को प्रभावी, पारदर्शी बनाने पर विचार करने के लिए गठित की है। कृषि वानिकी पद्धति। कृषि वानिकी पद्धति को अपनाकर बेकार पड़ी हुई जमीन का उपयोग भलीभांति किया जा सकता है। इससे किसान अपने ही खेत से इमारती लकड़ी, ईंधन, कृषि यंत्र के लिए लकड़ी, हरा चारा, रेशम, शहद, अन्न, फल तथा कुटीर उद्योग हेतु कच्चा माल आदि प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वानिकी पद्धति से नाइट्रोजन स्थिर करने वाले वृक्ष जैसे बबूल, अंजन, शीशम, सिरम, नीम आदि को लगाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। दलहनी फसलों एवं वृक्षों की पत्तियों के द्वारा जीवांश पदार्थ को अधिक से अधिक मात्रा में भूमि में मिलाकर उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।